हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है शेयर कैपिटल। ये यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन कि शेयर कैपिटल होता क्या है, उसके आगे के पॉइंट्स, सबसे पहले वर्ड जो है शेयर्स, उसका मतलब क्या है। तो कंपनी क्या करती है कि अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वो पब्लिक से बेसिकली पैसे मांगती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। नेचुरली जब पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी को भी इन रिटर्न कुछ चाहिए होगा। तो कंपनी क्या करती है, अब जितने भी पैसे उसको मिलते हैं वो सारे पैसे फ्रैक्शंस में बांट देती है। उन फ्रैक्शंस को कहा जाता है शेयर्स। यानी पब्लिक को वो एक डॉक्यूमेंट देती है जिसको हम कहते हैं शेयर्स, और इससे पब्लिक को फ़ायदा हुआ क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट मिल गया, शेयर्स मिल गए, जिसके ऊपर उनको डिविडेंड मिल सकता है, उनकी इनकम होगी, और कंपनी को फ़ायदा हुआ कि कंपनी के पास पैसे आ गए। तो इस तरीके से ये शेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है स्टॉक का। अब सपोज 100 रुपये के शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, ठीक है। 100 रुपये का एक शेयर था और ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये बने 10,000 शेयर्स। पब्लिक से कहा गया कि इतने का शेयर है, हम 100 शेयर्स जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं, एक शेयर 100 रुपये का है, तो आप ख़रीद सकते हो। जितने भी लोगों ने शेयर्स ख़रीदे उन्होंने पूरे के पूरे पैसे हमें दे दिए। यानी जितने उन्होंने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा तो 100 के 100 रुपये हमारे को यानी कंपनी को दे दिए। तो ये जब जितने शेयर्स हमारे पास आते हैं, अगर ये फुली पेड अप होते हैं, यानी अगर पब्लिक जितने शेयर्स पे फुल पे कर देती है, कुछ भी बैलेंस नहीं बचता, तो उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्टॉक। स्टॉक क्यों? क्योंकि इतना पैसा हमारे पास आ गया है, इस पर कुछ भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचा, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है स्टॉक का कि आपने शेयर्स इशू किए पब्लिक में, अगर पब्लिक ने आपको पूरे का पूरा पैसा वापस कर दिया है शेयर्स खरीदने के बाद, अगर 10 रुपये का शेयर था तो 10 के 10 रुपये सब ने आपको दे दिए हैं, कुछ भी बैलेंस बाकी नहीं है, तो उन शेयर्स को, उन पर्टिकुलर अमाउंट को हम स्टॉक का नाम दे देते हैं। तो ये होता है स्टॉक। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर्स क्या होते हैं? जब हम पब्लिक को इशू करते हैं हम हमेशा शेयर्स इशू करते हैं, हम कभी भी स्टॉक इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्टॉक की डेफिनेशन क्या है कि जब लोग आपको फुल पेमेंट दे देंगे तो हम शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम कभी भी स्टार्टिंग में स्टॉक इशू नहीं कर सकते। हमेशा लोगों को जो इशू होंगे वो होंगे शेयर्स। शेयर्स फुली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने 100 शेयर्स मार्केट में दिए, आपने लोगों को कहा एक शेयर 10 रुपये का है। एक इंसान था, उसने आपको सिर्फ 7 रुपये दिए। दूसरा इंसान था, उसने 10 में से आपको 9 रुपये दे दिए। तीसरा इंसान था, उसने 10 के 10 रुपये दे दिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि 10 रुपये के शेयर्स खरीदें तो हर कोई आपको फुल अमाउंट दे ही देगा। तो कई लोग जब पूरी अमाउंट नहीं देते उसको हम कहते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स, क्योंकि इस पर कुछ बैलेंस बाकी है। जो लोग फुल पेमेंट कर देते हैं उसको हम कहते हैं फुली पेड अप शेयर्स। लेकिन स्टॉक के केस में सिर्फ वही शेयर स्टॉक बन सकते हैं जो फुली पेड अप होते हैं, यानी जिन लोगों ने फुल की फुल अमाउंट दी होगी उन्हीं के शेयर्स को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर्स में एक फिक्स्ड डिनोमिनेशन होती है, जैसे 10 रुपये का शेयर है। स्टॉक में कोई फिक्स डिनोमिनेशन नहीं है, हमारे पास जितनी अमाउंट इकट्ठी हुई, चाहे वो 10,000 है चाहे वो 20,000 है, जो कि फुली पेड अप शेयर्स की अमाउंट है, उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई डिनोमिनेशन नहीं है। नेक्स्ट, शेयर्स जो हैं वो डेफिनेट नंबर होता है, ठीक है। जैसे 100 शेयर्स आपने इशू किए, यहाँ पे अगेन स्टॉक तो जितने हमारे पास फुली पेड अप शेयर्स होंगे उतना हम स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी का सेम हो, या आपको डेफिनेटली पता हो कि हम 5,000
स्टॉक जो है वो रखेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने लोग हम कैलकुलेट करेंगे कितने फुली पेड अप शेयर्स हैं और फिर उसको स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन शेयर्स के केस में आपको पहले पता होता है कि आज हम मार्केट में 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करेंगे, तो एक डेफिनेट नंबर हमारे माइंड में होता है। शेयर्स जो हैं वो मल्टीपल्स में जो है वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा शेयर इशू कर सकते हैं, एंटायर अमाउंट शेयर्स इशू कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक के केस में अब जैसे 10,000 का स्टॉक है, इसको हम किस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसको 100-100 में ही डिवाइड करना है या 10-10 में ही डिवाइड करना है। हम कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो ये किसी भी अमाउंट में डिविजिबल हो सकता है। शेयर्स के केस में जो है सिर्फ जैसे 10 रुपये के शेयर्स, तो हम पहले ही बता देते कि इतनी अमाउंट के शेयर्स होंगे तो उसी में ही हमारे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। शेयर जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज़ कंपलसरी। शेयर्स के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो फिर उसके लिए कुछ रजिस्टर करवाना आपको ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप स्टॉक में तभी कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स अगर आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ लिखी है कि आप फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दोगे, तभी ये पॉसिबल है। तो ये डिफरेंस था स्टॉक और शेयर्स में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की तरफ। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है कि शेयर्स कितने काइंड्स के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। 2 मेन टाइप्स हैं शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे। सबसे पहले नाम ही बता रहा है प्रेफरेंस, यानी इनकी प्रायोरिटी है, हम इनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इनको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। तो वो प्रेफरेंस क्या है कि इनको डिविडेंड फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। जब भी डिविडेंड देना होगा, डिक्लेयर करना होगा, इनका ऑलरेडी जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके आगे परसेंटेज लिखी होती है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 20% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो परसेंटेज होती है यानी इतना डिविडेंड इनको मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। दूसरी प्रेफरेंस इनकी क्या है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो इनको इक्विटी से पहले पैसा मिलेगा, तो इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगी, इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ये 2 तरीके के इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, उसका मतलब क्या है कि इस साल सपोज कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी जो है डिविडेंड नहीं दे पाई, सेकेंड ईयर जाके प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी जिस टाइम पे प्रॉफिट होगा तो इस साल का तो परसेंटेज देगी ही देगी। 10% सपोज अगर उसने मांगा हुआ है कि हम जो है प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, तो ये 10% तो इस साल देगी ही देगी, पिछले साल का भी 10% इस साल वो देगी। तो बेसिकली दोनों साल का डिविडेंड कंपनी को देना होगा, इसीलिए इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव, कि जिस टाइम पे प्रॉफिट होगा उस टाइम पे जितने भी सालों का प्रॉफिट नहीं था, जितने भी सालों में डिविडेंड नहीं दिया था, उन सब सालों का जो है डिविडेंड दिया जाएगा। तो इसीलिए क्यूमुलेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है कि इकट्ठा करती रहती है कंपनी डिविडेंड, जब प्रॉफिट होगा तो पिछले बैक का भी, एरियर भी वापस करेगी। नॉन क्यूमुलेटिव इससे उल्टा है, यानी जिस टाइम पे लॉस हुआ उस टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिस टाइम पे प्रॉफिट हुआ उस साल का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में सिर्फ 10% डिविडेंड ही आपको मिलेगा। थर्ड होते हैं पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि वैसे तो नॉर्मली 10% मिलेगा ही मिलेगा डिविडेंड, जितना कंपनी ने बोला हुआ है, ठीक है, उतना डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, तो उसमें अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचा है,
तो भी इक्विटी को देने से पहले फिर दोबारा से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे, उसके बाद जाके इक्विटी को मिलेगा पैसा। तो इसीलिए इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग, कि ये लोग सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर कोई कंपनी नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स, उसका मतलब क्या है कि जितना अमाउंट आप पहले से तय किया गया है सिर्फ उतना अमाउंट ही मिलेगा। कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल पड़ा है कंपनी के पास, तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स ये प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल, इनको हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट यानी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में अगर कुछ भी नहीं मेंशन, अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं मेंशन, अगर कंपनी ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो हमेशा माना जाएगा कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। नाउ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल, रिडीम करना यानी वापस करना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी वहाँ पे लिखेगी कितने सालों के लिए ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है। सपोज़ 5 साल, तो 5 साल के बाद जितना भी अमाउंट इकट्ठा किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से, वो सारा का सारा इनको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इन शेयर्स को हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देन नेक्स्ट है नॉन रिडीमेबल। वैसे तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी अब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, यानी जो मर्ज़ी हो जाए, जितना भी पैसा आप प्रेफरेंस शेयर्स से ले रहे हो आपको वो वापस करना ज़रूरी है। नॉन रिडीमेबल का मतलब बना वैसे बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि आपने पैसा ले लिया, अब आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, सिर्फ उस टाइम पे आप पैसा वापस करोगे, उसके पहले आपको पैसा कोई नहीं मांग सकता। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का ही टॉपिक हम कर रहे थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। उसका मतलब क्या होता है? पेइंग बैक ऑफ कैपिटल, कि हमने जितना पैसा लोगों से मांगा है उसको वापस करना। कंपनी जो है वो इशू करेगी हमेशा ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपलसरी है, आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। और कौन सा पैसा वापस करोगे? ओनली फुली पेड अप शेयर्स, जिस पे अगर आपने सपोज 10 रुपये का एक शेयर रखा था, जिन लोगों ने 10 के 10 रुपये आपको दे दिए होंगे उन लोगों का ही पैसा वापस करोगे। तो फुली पेड अप शेयर्स ही रिडीम होते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की लॉ में डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं उन शेयर्स को हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स, क्योंकि दो ही काइंड्स हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। अगर प्रेफरेंस नहीं है वो तो इक्विटी होगा। इस जो शेयर होल्डर्स होते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि ये शेयर होल्डर्स को सरप्लस प्रॉफिट में राइट्स मिलते हैं। यानी अगर जब सबको पैसा बन चुका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पैसा मिल चुका है, उसके बाद जितना पैसा बचता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है अगेन। लेकिन इनको कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आगे मैंने बताया था कि कुछ परसेंटेज लिखी होती है, इनके आगे कोई भी परसेंटेज नहीं मेंशन होती, क्योंकि अगर कंपनी चाहेगी तो इनको डिविडेंड मिल जाएगा, और डायरेक्टर्स नहीं चाहते तो इनको चाहे प्रॉफिट भी है तो भी ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है इनको डिविडेंड देना। तो ये सारे फंक्शंस हैं इक्विटी शेयर्स के। अगेन अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी तक हम शेयर्स की बात कर रहे थे, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, और हमने उसकी टाइप्स कर ली। लेकिन जो पैसा हमारे को शेयर्स को इशू करके मिलता है, उस पैसे को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। तो अगर पेपर में आता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल,
तो ये सारी टाइप्स आप लिख के आओगे। सबसे पहले है ऑथराइज्ड कैपिटल। हमने एमओए में पढ़ा था कि हमारे को एमओए में कैपिटल क्लॉज में लिखना होता है कि टोटल कैपिटल हमारी कितनी होगी, कितना पैसा हम अपनी लाइफ टाइम में शेयर्स के थ्रू लोगों से मंगवा सकते हैं। वो जो कैपिटल हम एमओए में लिखते हैं उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसका मतलब है कि मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में कितना ज़्यादा पैसा हम मंगवा सकते हैं लोगों से। दूसरा है इशूड कैपिटल। अब मान लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल में हमने लिख दिया 1 लाख तक का अमाउंट हम अपनी लाइफ टाइम में लोगों से मंगवा सकते हैं। अब 1 लाख का 1 लाख ही इसी महीने तो नहीं हम मंगवा लेंगे, तो इस महीने हमने कितना इशू किया, सपोज 10,000 शेयर्स इशू किए, तो ये 10,000 हमारा इशूड कैपिटल हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने कितना अमाउंट जो है वो रेज किया है पब्लिक से। देन 10,000 अगर हमने इशू किया तो 10,000 का 10,000 तो नहीं ज़रूरी कि लोगों ने ख़रीद लिया होगा। हो सकता है लोगों ने सिर्फ 9,000 शेयर्स ही खरीदे हों, या बहुत अच्छी कंपनी है तो 12,000 की एप्लीकेशंस आ गई हों, बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हों, तो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि लोगों ने कितने शेयर्स हमारे से खरीदने के लिए एप्लीकेशन मनी दी है, तो वो होता है सब्सक्राइब्ड। वो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। देन नेक्स्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स अब 10 रुपये का शेयर था एक, ठीक है, आपने कहा एप्लीकेशन मनी में 2 रुपये दे देना हमारे को, अलॉटमेंट में 4 रुपये दे देना, बस अभी तक आपने सिर्फ 6 रुपये ही मंगवाए हैं, तो यानी ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है कि कितना पैसा आपने लोगों से अभी तक मंगवाया है। तो अभी 4 रुपये बाकी हैं, आप उसको बाद में मंगवा लोगे, कभी भी मंगवा लोगे, तो ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है। अनकॉल्ड अप कैपिटल, जैसे मैंने बताया, जो 4 रुपये बाकी हैं, रिमेनिंग हैं, वो आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल हो गई। पेड अप कैपिटल का क्या मतलब है, 6 रुपये आपने मंगवाए, अब उसमें से लोगों ने आपको सिर्फ 4 रुपये तक ही दिए हैं, लोगों ने आपको 5 रुपये दिए हैं, लोगों ने आपको 6 के 6 रुपीस दे दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल, कि जितने पैसे आपने मंगवाए हैं उनमें से लोगों ने आपको कितने रुपए दे दिए हैं एक्चुअल में। तो अगर पूरे के पूरे पैसे दे देते हैं जितने आपने मंगवाए हैं, उसको हम कहते हैं फुली पेड अप। अगर कुछ रहता है रिमेनिंग तो वो होते हैं पार्टली पेड अप। देन लास्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कंपनी कॉल नहीं करती, क्योंकि कंपनी कुछ अमाउंट, कुछ हिस्सा कहती है कि हम पब्लिक से तभी मंगवाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत होगी हमारे को लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए। तो वो कैपिटल जो अभी कॉल नहीं की गई, रखी हुई है रिज़र्व के तौर पे, साइड पे रखी हुई है, ताकि जब कंपनी लिक्विडेट होगी उस टाइम पे लोगों से पैसा मंगवाएंगे, उस कैपिटल को कहते हैं रिज़र्व कैपिटल। सो ये था शेयर कैपिटल और उसके टाइप्स। थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।